हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी ट्यूटर्स, जिसमें हम एसएसटी के सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज हम लोग हिस्ट्री के पहला चैप्टर विच इज़ राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसका नाम राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप है, की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड में एक साल गैप करके या कॉन्टिन्यूसली पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है बिकॉज ये थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री है जिसमें आपको थोड़ा सा नेम वगैरह प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, नेम को रिवाइज करने को लेकर के कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे मे बी जो आपके पॉइंटर से थोड़ा सा अपर लेवल के होंगे। ठीक है ना, इस वजह से थोड़ा सा आपको समझने में सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस चैप्टर की एक और खास बात ये है कि इस चैप्टर से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। जो लोग बस पास होना चाहते हैं इस चैप्टर से, सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। वो जो जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो लोग वो क्वेश्चंस को एकदम मतलब मुंह जबानी याद कर लेंगे उसे। ठीक है, लॉन्ग में क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर में भी क्वेश्चंस आते हैं। प्लस इस चैप्टर की सबसे खास बात एक और ये है कि इस चैप्टर से पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एमसीक्यूज में पिक्चर्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। एक एक नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सॉरी 2-2 नंबर में क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, वेरी शॉर्ट वाले में। ठीक है, आई होप सबको पता होगा कि किस तरीके से आपके बोर्ड में एग्जामिनेशन होते हैं। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ चैप्टर शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले आपको बोर्ड में क्वेश्चन जो मिलेगा वो सेक्शन ए का रहेगा जो एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा। अब इस एमसीक्यूज में आपका मैच द फॉलोइंग भी आता है, मैच द फॉलोइंग भी आता है, इसी में इंक्लूडेड रहता है। अलग तरीके का मैच द फॉलोइंग रहता है, वो मैच करके देगा और बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, अलग अलग 4 ऑप्शन देगा, कोई एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट मैच रहेगा। ठीक है ना, इसके अलावा आपको जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द ऑटोमन बिस्मार्क रिगार्डिंग, ये सारे क्वेश्चंस आपका चौरी चौरा इंसिडेंस कवर होता है। सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं टू द पॉइंट वाले एमसीक्यूज, वो आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपके बोर्ड में आएगा असर्शन रीजन। असर्शन रीजन आई होप सबको पता होगा कि असर्शन रीजन कैसे सॉल्व किया गया। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी इस पे बनाया है, तो आप लोग अगर नहीं पता होगा तो उसे जाकर के आप लोग देख लीजिए कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, टोटल आपका 20 मार्क्स का होता है इसमें। समझ में आ रहा है, मतलब 20 मार्क्स आपकी नज़रों के सामने है आंसर। इसके जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी नज़रों के सामने है। अगर तुक्का भी लगाएंगे तो आपको चांसेस रहेंगे कि करेक्ट होने के। ठीक है ना, तो 20 मार्क्स हम इसी को इंक्लूड कर लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो वेरी शॉर्ट वाला होगा, वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है ना, चौथा जो होगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स जो आपको देंगे। समझ में आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपका केस बेस्ड होगा, जिसमें आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपका मैथ बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो आपके 5 मार्क्स होंगे। ठीक है ना, अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कि बिना पढ़े भी आप चाहे तो 50+ ला सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एमसीक्यूज आपको 20 मार्क्स, तुक्का भी लगाएंगे तो एवरेज जो आपका निकलेगा वो 15-16 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कभी नहीं पढ़ना तुक्का मारने चले गए, नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए चीजें। तो अगर हम 20 नंबर है इसको, ये आपके आंसर आपकी नजरों के सामने है, 4 ऑप्शन दिया उसी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा आपका केस बेस, 12 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे केस बेस, यानी ये भी आपके आंसर आपके केस में छुपे होंगे। यू जस्ट हैव टू सर्च एंड गिव द आंसर्स। समझ में आ रहा है? तो ये भी आपके आंसर्स आपकी नज़रों के सामने ही होंगे, बस इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दूसरा, मैथ बेस्ड क्वेश्चंस आपको पता है उसके बाहर से क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। मैथ बेस्ड पे जो क्वेश्चंस होते हैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है आपके सिलेबस में, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
और एक और बात आपको बता देता हूँ, जो आपके सैंपल पेपर्स आएंगे ना बोर्ड के, उस सैंपल पेपर को आप लोग देख लीजिएगा। उस सैंपल पेपर्स के बाहर से मैथ बेस के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे उसने पूछ दिया डैम से रिगार्डिंग क्वेश्चंस, अब उसने पूछ लिया सलाल डैम, तो सलाल डैम से ना आकर के कोई और डैम्स आएगा, बट डैम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या होता है, कितना हो गया आपका 7, 37, 37 मार्क्स आप बिना, आपके आंसर जो होंगे आपकी नजरों के सामने रहेंगे। 37 मार्क्स आप आराम से पा सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करके आप पुश नहीं कर सकते हैं खुद को? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा तो पुश करिए खुद को। ठीक है, चलिए। तो हम लोग आज इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। इस चैप्टर पे जो जो मैं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उसे आप हाईलाइट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। उसे अपने अगर ध्यान में नहीं आ रहा होगा, अगर आप रिवाइज करने में आपको दिक्कत हो रही होगी, अगर समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दोबारा से मैं उसे किसी तरीके से रिपीट कर दूंगा या कोशिश करूंगा किसी और आसान वे में सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना दूं। अदरवाइज उसी टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करिए। अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है, बट मैंने उसे बोल रखा है कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द ग्वेसिटी मैगजीन, लिखने के लिए आता है। अब ग्वेसिटी मैगजीन के बारे में आपको बस शॉर्ट नोट्स लिखना है, जितना मैं नोट्स में दे दूंगा उतना इनफ होगा। समझ में आ रहा है? उससे बाहर आपको नहीं लिखना है। ठीक है ना? अब ग्वेसिटी मैगजीन आपको समझ में नहीं आ रहा, रट जाइए उसे। ठीक है ना? इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, वो मैं आपको, जो ये नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें। वहां पे आपको रटना नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी, ये सारी चीजें ना सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिसे रटना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा है, एक पिक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है ना? ये एक ड्रीम है जो फ्रेडरिक सेरियो नाम के एक आर्टिस्ट हैं, फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया था, इस पेंटिंग को ड्रॉ किया था। इस पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात है, ये पेंटिंग बेसिकली 1848 में ड्रॉ की गई थी। 1848 में ड्रॉ की गई थी, और ऐसी 4 पेंटिंग्स और ड्रॉ की गई थी। इसमें से ये एक के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। फ्रेडरिक, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फ्रेडरिक सरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 4 प्रिंट्स को क्या किया था, विजुअलाइज किया था इन हिज ड्रीम्स, अपने सपने में विजुअलाइज किया था कि उन्हें एक ख्वाब आया था जिसमें उन्होंने इन चीजों को देखी थी और उसे एक पेंटिंग की शक्ल दी थी। इस सीरीज को बोला गया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, सोशल मतलब क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना? तो सोशल रिपब्लिक या सॉरी डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक नाम से ये पेंटिंग को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, और पूरे यूरोप और अमेरिका में इसे क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है। ठीक है ना? फर्स्ट पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या दिखाया जाता है, इसमें यूरोप और अमेरिकन मेन और वुमेन के, चाहे वो किसी भी एज के हों, किसी भी सोशल कास्ट के हों, उन लोगों को दिखाया जाता है कि वो क्या है, मूव कर रहे हैं। मूव कर रहे हैं, कहाँ पे मूव कर रहे हैं, एक आपकी लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है ना? अब इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है इस पेंटिंग की तरफ कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास क्या है, एक टॉर्च है जो इन्हें रास्ता दिखा रहा है कि आपका रास्ता किस साइड है, आपको किधर जाना है। ठीक है ना? इसके दूसरे हाथ में एक एक चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, मतलब कि लोगों का अधिकार है कि कैसे आप अपने राइट्स के हेल्प से, आपकी जो अधिकार है उसकी हेल्प से खुद को डेवलप कर सकते हो। ठीक है ना? फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी में एक हाथ में स्टैचू ने क्या कर रखा है, एक टॉर्च को बियर कर रखा है जो एनलाइटमेंट करने का काम करता है। एनलाइटमेंट मतलब प्रबोधन, ज्ञान प्राप्त कराने के काम में आता है कि देखिए आपका असल जिंदगी कैसी होनी चाहिए, और जो लोग इस रास्ते से होकर के गुजर रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, उनके लिए वो अपनी बाहें फैला करके खड़ी है, क्या लेकर के, चार्टर्स ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, लोगों के अधिकारों के साथ उनका स्वागत करे कि इफ यू विल क्रॉस दिस यू विल गेट दिस एंड दिस राइट्स। ठीक है ना? अब ये क्या है, ये सारी चीजें हो क्यों रही है, ठीक है ना?
इसमें ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि देखिए कोई भी इंसान होता है, जैसे हमारा इंडिया देख लीजिए, अगर हमारे इंडिया में अगर हमारे राइट्स नहीं होते तो क्या हम खुद को डेवलप कर पाते? हमारे राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या क्या है? आप सबको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम है, लिबर्टी, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। ये सारे राइट्स आपके क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारे राइट्स आपको दिया गया है ताकि आप खुद का डेवलप कर सके। आप सोचिए आपको बोलने की आज़ादी ही न दी गई हो, सपोज कर लीजिए आपको यूनियन फॉर्मेशन की आज़ादी ही नहीं दी, क्या आप कोई फैसले स्टैब्लिश कर पाओगे? क्या आप कोई पॉलिटिकल लीडर्स बन पाओगे? कभी नहीं बन पाओगे। जब ये सब नहीं बन पाओगे तो क्या वो देश कभी डेवलप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सेम चीजें आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी को शो किया गया है, जिसके एक हाथ में क्या है, एक टॉर्च है जो लोगों को इनलाइट करने का काम करता है, ये बताने का काम करता है कि आपकी असल जिंदगी कैसी है। जो लोग भी इस रास्ते से होकर के गुजरते हैं उन्हें क्या मिलता है? उन्हें उनके राइट्स मिलता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, खुद को डेवलप कराते हैं। ठीक है ना? वहीं पे दूसरी साइड अगर आप देखोगे, जमीन पे आपको कुछ टुकड़े बिखरे हुए देखने को मिलेंगे। ये क्या बताता है? ये बताता है कि उस समय का जो लोग भी यहाँ वापस आ रहे हैं, मतलब कि इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करने को देख रहे हैं, वो लोग पीछे क्या छोड़ते आ रहे हैं? वो छोड़ते आ रहे हैं एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस को। अब ये एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन क्या है? ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन पे कोई भी तरीके का रिस्ट्रेंस नहीं किया जाता है। मतलब कि इफ यू वांट टू एक्सरसाइज एनी पावर, नो वन विल बी एबल टू रिस्ट्रेन यू। अगर आप कोई भी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहते, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कैसा गवर्नमेंट होता है? ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें राजा जो मन में आता है वो करता है, जिसको चाहता है जिसको सजा देता है, जिसको नहीं चाहता है उसको नहीं सजा देता है। अगर दो लोग सेम अपराध करके आते हैं, सेम क्राइम करके आते हैं, फिर भी अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से कानून को सजा दिया जाता है। जैसे अगर कोई राजा उसका रिश्तेदार चोरी करता है तो उसके लिए अलग सजा, अगर कोई गरीब है वो चोरी करता है तो उसके लिए अलग सजा। ठीक है ना? तो उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं। तो उसमें यही बता रहा है कि इफ यू क्रॉस द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अगर तुम मेरे बताए हुए रास्तों पर चलोगे तो आपको कुछ राइट्स मिलेगा, और आप पीछे क्या छोड़ते हुए आओगे? आप पीछे ये सारे जो मलबे हैं, जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के मलबे हैं, उसे आप छोड़ते हुए आओगे, और हम तुम्हें कैसा देश देंगे? एक यूटोपियन देश देंगे। यूटोपियन यूटोपियन मतलब क्या होता है? एक ऐसा विजन ऑफ सोसाइटी होता है जो आइडियल होता है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। मतलब उसमें सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। बेसिकली आइडियल चीजें कोई होती नहीं, बस ऐसा इमेजिन किया गया है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप सारे काम जो भी चाहो इजीली कर सकते हो, वहां पे कोई भी रोक टोक नहीं होगा। मतलब जैसा आप देश चाहते हो वैसा देश आपको मिलेगा। ठीक है ना? इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें क्या मिला है? इसमें आपको मिला है देखने को कि दो देश हैं। एक है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है आपका स्विट्जरलैंड, जो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या करके क्रॉस करके जा चुका है। ठीक है ना? अब जरा सा गौर करने वाली बात देखिए, उसने अपने सपने में क्या देखा है? उसने अपने सपने में देखा है कि जर्मनी क्या है, जर्मनी भी आगे की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और आपको जानकर के हैरानी होगी, जब ये पेंटिंग 1848 में बनाया गया था, उस समय जर्मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ना, जर्मनी जो आज आप देख रहे हो, पहले आपके 400 से ज्यादा छोटे छोटे टेरिटरी में क्या था, बटा हुआ था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आपको पढ़ाऊंगा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आप देखोगे कैसे ये छोटे छोटे जो स्टेट हैं, जो प्रोविंस है, आपस में आते हैं, यूनाइट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, इन सारी चीजों को लेकर के उनके अंदर वन नेशन का कॉन्सेप्ट उभरता है, नेशनलिज्म राइज होता है, और वो क्या करते हैं, खुद को यूनाइट करते हैं। ठीक है ना? लेकिन सोचिए 1848 में ही इन्होंने ऐसे अपने सपने में देख लिया कि जर्मनी भी क्या होगी, एक रिपब्लिकन स्टेट की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके अलावा इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से कोई देश नेशन स्टेट की तरफ मूव करेगा। इसके लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं था जितना आसान से मैं बता रहा हूँ। ये रास्ता इतना ज्यादा आसान नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। लोग क्या आते हैं, अलग अलग कास्ट में, अलग अलग लैंग्वेज में क्या हुए, बटे हुए थे। कोई यूनिफिकेशन नहीं था उनके अंदर। तो बिना यूनिफिकेशन के लोग एक नहीं होंगे, तो जब यूनिटी नहीं आएगी तो जो उस समय का मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसके खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। जब बोल नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो लोग रिवोल्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया ना? इस वजह से आप देखोगे क्या हो रहा था कि लोग वहां के क्या, पहले सबसे पहले वन नेशन का लोगों के मन में कॉन्सेप्ट लाया गया, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया। आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेशनलिज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेशन स्टेट।
2-2 नंबर में ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा? तो आपको क्या करना है, अब आपको कहानी आगे बढ़ाना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ 9th की चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? 9th की चीजें क्या है, आपने 9th में पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द यूनिफिकेशन इन द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन द सोसाइटीज, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, कुछ पास्ट में जाएंगे, कुछ 9th की चीजों को फिर से रिकॉल करेंगे और देखेंगे कि वो चीजें किस तरीके से हुई थी और किस तरीके से लोगों के मन में यूनिफिकेशन नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट उभर करके सामने आता है। ठीक है?